द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, क्या डाटा दिया हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट है इतना, फिक्स कॉस्ट है इतना, नेट प्रॉफिट है इतना, सेल्स है इतना। ठीक है, अब वहाँ परसेंटेज दे रही है, देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना है ना, सेल्स अगर 100 है तो सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट है। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है तुमको क्या बोलो तो पीवी रेशियो, तब इसका मतलब दैट मीन्स पीवी रेशियो कितना है 40% बैलेंस। ठीक है, फिक्स कॉस्ट बोल दे रहा है डायरेक्ट 30% से, नेट प्रॉफिट 10% से। ठीक है, पीवी अगर ये 40 है तो 30 अगर फिक्स कॉस्ट से 10 तुम्हारा ये आना चाहिए, बिकॉज पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, फाइन। अब पूछ रहा फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर तुमको निकालने बोलेगा, कैन यू कैलकुलेट, कैसे करोगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तुम नहीं निकाल पाएगा बिकॉज तुम्हारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट का डेटा नहीं दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, खत्म। तो ब्रेक इवन पॉइंट का तुमको सेल्स का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे तुम क्वांटिटी नहीं कैलकुलेट कर पाएगा बिकॉज ऑफ क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है या फिर पर यूनिट का डेटा नहीं दिया हुआ तो क्वांटिटी निकाल नहीं पाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है पीवी रेशियो क्या है, वो तो निकाल लीजिए 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है बताओ। तो अगर एक बात बताओ, सेल मेरा टोटल सेल 1 लाख, तो बस माइनस बीईपी सेल तो आ जाएगा तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बस खत्म। ये ड्रॉ करने बोला, तुम लोग को आता है ड्रॉ करना। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनलाइन तुम लोग को समझ नहीं आने से बताना, आई होप कि तुम लोग समझ में आ रहा होगा। जो क्लास नहीं किया रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना पहले का। तो प्रिपेयर अ प्रॉफिट ग्राफ फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड सी एंड फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या बोल रहे हैं कि ए का अलग सेल्स, ए बी सी का अलग अलग सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, एंड फिक्स कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट तो प्रोडक्ट वाइज तुमको देगा, दे भी सकते नहीं भी दे सकता है, नॉर्मली फिक्स कॉस्ट कॉमन दे देगा तुमको। ठीक है, जो थोड़ा दिन पहले हम लोग कंबाइंड कंट्रीब्यूशन निकाल के किए थे, याद है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि बताओ, क्वेश्चंस क्या है हम लोगों को कि ब्रेक इवन पॉइंट लिखा, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो हम क्या करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके क्या करेंगे हम लोग, कंट्रीब्यूशन कर लेंगे। ओके, अब तीनों को अगर जोड़ते हैं कितना आता है टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया तुम्हारा, तीनों को जोड़ो कितना आता है कंट्रीब्यूशन, 7,500 से। 6 2 8,250 माइनस करने से 7,500 आएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा 7,500। अब एक बात बताओ, तो फिक्स कॉस्ट कितना है 5,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर 5,000 है, माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 5,000, तो मेरा कम टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 2,500। ये तो ठीक है 2,500, ये तो बट हमको प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो प्रोडक्ट वाइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोग ने यहाँ पे क्या किया होगा, देखो यहाँ पे क्या रेशियो में तोड़ा होगा। कंट्रीब्यूशंस तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि तुम्हारा फिक्स कॉस्ट क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन कितना है 6,000, फिर आया इतना, ये तो ठीक है। अब क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट अलग तरीके से निकाला। ये कैसे किया तुम्हारा कि सपोज तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है 5, यहाँ पे एक लाइन करो, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा 5,000 5,000 5,000 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ओनली प्रोडक्ट ए बनाते तो मेरा कंट्रीब्यूशन है 6,000, तो माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट कितना हो 1,000। ओके, उसके बाद अगर ओनली प्रोडक्ट अब ए एंड बी दोनों बना रहे तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना, दोनों को मिला के 8,250, दोनों का मिलाकर 6,000 2,250, फिक्स कॉस्ट कितना है 5,000 तो 3,250। वो लोग एकदम सिंपल कर लिए। अब अगर तीनों बनाते तो कंट्रीब्यूशन कितना है 7,500 माइनस 5,000 2,500। या फिर तुम दूसरा तरीका क्या अपना सकता था, तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन था, फिक्स कॉस्ट था, तो तुम्हें टोटल प्रॉफिट आ गया तुम्हारा 2,500। ठीक है, अब प्रोडक्ट वाइज पूछा, तुम इससे क्या करना, प्रोडक्ट के रेशियो में तोड़ भी सकते, तो वो भी एक ऑप्शन था। एकदम बकवास क्वेश्चन है। हाँ हाँ, उसके बाद आ जाओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डायरेक्ट सम्स में आया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर डायरेक्ट निकालना है क्या है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो ना, याद होगा तुम लोगों को। बिकॉज क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 2 तरीके और 3 फॉर्मूला था। एक टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स, फर्स्ट फॉर्मूला अगर तुमको पता है वैल्यू। अगर उसके बाद अगर वैल्यू नहीं पता, दूसरा ऑप्शन क्या था तुम्हारे पास, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। बिकॉज हमको पता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन, तो ये होता है ना प्रॉफिट इक्वल्स टू एमओएस इनटू पीवी रेशियो किए होंगे हम।
तो इसका मतलब एमओएस क्या होगा, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट हम आ जाते हैं। ए लिमिटेड मेंटेन करता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%। इसका मतलब टोटल सेल कितना है, 100 है, तो ब्रेक इवन सेल कितना होगा, 100 माइनस दिस कितना आता है, 62.5%। ठीक है, 62.5% हुआ ना कि कुछ डायरेक्ट टोटल फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो किया तो 5 लाख बाय नहीं, 40%। हम बोले पीवी ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज 100 माइनस दिस करने से ही आएगा ना। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दैट इज पीवी रेशियो दे दिया है तुम्हारा कितना, 40%, करेक्ट, दे दिया 40%। नाउ इसका फिक्स कॉस्ट है 5 लाख। अब बताओ ब्रेक इवन सेल्स करो, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है, ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो अगर हमको माना कि बीईपी परसेंटेज पता है 62.5, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमको तो सेल्स का वैल्यू नहीं पता। अगर सेल्स का वैल्यू पता रहता तो सेल्स इंटू 62.5% करने से आ जाता, बट वो तो पता ही नहीं है, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है मेरे लिए। तो दूसरा ऑप्शन तो क्या है सर, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो ब्रेक सीज हम लोग को पता है कि बीपी इक्वल टू क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट बाई आइदर यूनिट रहने से तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं, वैल्यू निकालना तो फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, बस खत्म, डायरेक्ट वैल्यू में आ जाएगा। अब क्या, अब देखो अगर तुम सपोज तुम्हारा जो भी आंसर आया, कितना आंसर आया देखो यहाँ पे, 12,50,000। अब तुम्हारा ये आंसर आया 12,50,000, ये ब्रेक इवन पॉइंट है 12,50,000। ओके, अब अगर तुमको ब्रेक इवन पॉइंट ये पता है, इसका ये कितना का वैल्यू है, 62.5% का वैल्यू है ना, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, आराम से आ जाएगा। जस्ट डिवाइड करो, 12,50,000 डिवाइड बाई 62.5%। 62.5% का वैल्यू अगर 12,50,000 है, तो टोटल सेल कितना है 100, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, दिस बाई 62.5 इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पूछा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ, आराम से निकाल लेंगे। तुम बताओ पीवी रेशियो अगर 40% है तो वेरिएबल का 60% होगा, तो टोटल सेल का इंटू 60% खत्म, वही है। तो टोटल तुम क्या, टोटल सेल का वैल्यू इंटू 60% खत्म, उसी क्या होगा। अब बोला करेंट प्रॉफिट को बताओ, तो हम क्या किए, कंट्रीब्यूशन पता था, जो फिक्स कॉस्ट हो वही कंट्रीब्यूशन, 5 लाख से हम माइनस कर देंगे क्या, सॉरी कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल कितना, टोटल सेल जो भी निकला होगा दैट इनटू पीवी रेशियो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 5 लाख। ठीक है, तो बचा क्या, प्रॉफिट। हम टोटल कॉस्ट कर दिए, सेल से टोटल कॉस्ट हटा दिया, मतलब फिक्स कॉस्ट औसम मत निकाल, मार्जिनल कॉस्टिंग में औसम निकालने से तो नहीं होगा। ब्रेक मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, तो तुमको उस तरह से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये लोग फिक्स अलग किया, बट तुम क्या करना है यहाँ पे, पहले सेल्स दिखाना जो भी आया तुम्हारा 20 लाख, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट वही कितना परसेंट, 60% दिखाना, तो तुम्हारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ओके, जो भी आया, अब माइनस करना फिक्स कॉस्ट, तो तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट, खत्म। इस स्टेटमेंट में तुम दिखाना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, किसमें, प्रॉफिट लगाने के लिए। हाँ हाँ, तो प्रॉफिट डिवाइडेड तुम क्या करना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल इंटू पीवी रेशियो, ये दूसरा तरीका भी है तुम्हारा, ये जो प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है इसका और ऑप्शन क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल निकाल लो इंटू पीवी रेशियो। तुमको पता है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस इक्वल टू प्रॉफिट, तो एमओएस सेल कितना होगा, टोटल सेल कितना था मेरा 20 लाख, तो 20 लाख अगर टोटल सेल है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था, इंटू 37.5%। ठीक है, ये रहा तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल इंटू पीवी रेशियो 40%। देखो वही आएगा आंसर, प्रॉफिट का आंसर तुम्हारा 3 लाख ही आना चाहिए। करो आगे ना, तो एक ही चीज़ मल्टीपल तरीका से तुम कैलकुलेट कर सकता है आंसर, तुमको एग्जाम में आंसर मिलने से मतलब है, ऐसा नहीं कि बीसीसी फॉर्मूले में करेंगे तो मिलेगा। ओके, अब बोला कि न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करो इफ द सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 7.5%। तो सेल्स का वॉल्यूम अगर 7.5% बढ़ेगा, ठीक है, तो दैट मीन्स मेरा मार्जिन न्यू सेल्स कितना होगा, 20 लाख इंटू 1.075%, इतना। तो क्या होगा, न्यू मार्जिन सेफ्टी, न्यू सेल्स वैल्यू माइनस ब्रेक इवन सेल 9 लाख। कि ब्रेक इवन सेल तो वही रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल मेरा चेंज हो सकता है, अब कोई फिक्स नहीं, बट ब्रेक इवन सेल अगर मेरा सेलिंग प्राइस सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है एंड फिक्स कॉस्ट सेम है, ये तीनों डेटा का सेम है, तो मेरा ब्रेक इवन सेल तो ऑलवेज सेम ही रहेगा, हाँ कि नहीं। तो तुम्हारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, फिक्स कॉस्ट सेम है, बस सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो मेरा ब्रेक इवन सेल तो ठीक ही रहेगा। तो ब्रेक इवन सेल तो वही होगा तुम्हारा जो इसका पहले तुम कैलकुलेट किया था 12,50,000। मतलब इसको इस तरह से कर सकते हैं, मतलब हम टोटल बोलो। सेल्स इनटू पीवी रेशियो करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। हाँ,
तो टोटल सेल का वैल्यू तुम हाँ ऐसा भी कर सकते हो, तुम टोटल तुम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू तुमको लिखवाने वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा बोलो, तो तुम टोटल सेल कर लिए 7.5% इंटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो तुम्हारा ये नहीं होगा, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, तो नहीं तब भी देखना। पीवी रेशियो सर मतलब मैं एक मिनट करके देखो, क्रॉस चेक करो, वो परसेंटेज चेंज हो जाएगा। टोटल सेल का वैल्यू निकालो, 21 कितना आया था, 21,50,000 इंटू 37.5% करो, नहीं आएगा, नहीं आ रहा सर। नहीं आएगा ना, वो परसेंटेज तो चेंज हो गया ना, बिकॉज ये 37.5 का था, टोटल सेल का था, टोटल सेल का वैल्यू जब चेंज हो रहा है परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा ना वो। पीवी रेशियो पीवी रेशियो तुम्हारा, पीवी रेशियो भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा उस टाइम, सब कुछ चेंज होगा, सेल्स का वैल्यू चेंज होगा, तो सेल्स का पीवी रेशियो सेम रहेगा तुम्हारा, ब्रेक इवन सेल सेम रहेगा, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा तुम्हारा, बिकॉज क्या होगा, अब देखो अब क्या आ रहा होगा, और ये तुम्हारा टोटल सेल है कितना, 21,50,000, ओके। एमओएस अगर हम देखें कितना है, 9 लाख, तो परसेंटेज निकालो कितना आ रहा, 9 लाख डिवाइडेड बाई 21,50,000 इंटू 100, कितना आ रहा परसेंटेज देखो, चेंज हो गया ना, 41.86, इसका बाकी BAP है, तो ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, और वैल्यू तुम्हारा ब्रेक इवन सेल का सेम रहेगा। ब्रेक इवन सेल करने के लिए मेरा जो BEP सेल का वैल्यू वो तो तुम्हारा 12,50,000 ही होगा, बट परसेंटेज तुम्हारा चेंज हो जाएगा, बिकॉज टोटल सेल का जो बेस ही चेंज हो जाएगा ना तुम्हारा 21,50,000, ठीक है। ये मत करते हैं कि टोटल सेल निकाल के इंटू 37.5, नो, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा। परसेंटेज को हम लोग क्या कर रहे थे, 107.5 से बढ़ा दे रहे थे। नहीं वो नहीं होगा। देखो एक चीज़ सोचो, ये जो परसेंटेज लिया है किसी को तो डेटा लेके देखिए, मैं सेल तुम्हारा सेम है, टोटल सेल अप एंड डाउन होगा तो मार्जिनल सेल भी अप एंड डाउन होगा, ठीक है, क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको QTR में रखना। रुमकी आशीष कुमार देख लेना, ये सब समझ में नहीं आना से, ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या छोटा करना है इसको, छोटा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोलो बाय नोटिंग PV will increase or PV will decrease or PV will not change as the case may be, state how the following independent situation will affect the PV ratio को कैसे affect करेगा ये सब situations। अच्छा है, बेस बिल्डिंग क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हो, एज इंक्रीज इन द फिजिकल सेल्स वैल्यूम, सेल्स का वैल्यूम अगर बढ़ता है क्या PV रेशियो चेंज होगा। PV रेशियो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, इतना मोटा क्यों हो गया कि सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100, और टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100, ओके। तो एक बात बताओ, चाहे ये ना चाहे, अब बोला कि फिजिकल सेल्स का क्वांटिटी बढ़ेगा तो सर मेरा जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उतने सेल्स बढ़ेगा, तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट मीन्स नो चेंज। देखो यहाँ पे लिखा है विल नॉट चेंज, ठीक है, लॉजिक समझ में आया। चेंज तभी होगा जब मेरा PV रेशियो चेंज तभी होगा जब मेरा कंट्रीब्यूशन या फिर सेलिंग प्राइस चेंज होगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, अदरवाइज वॉल्यूम से मेरा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। सर रीजन दे देंगे ना सभी का, नो चेंज भी होगा। हाँ, रीजन यहाँ पे मांगने से रीजन दे देना। एज इंक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज किया तो PV रेशियो से क्या लिंक है, PV रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, तो इससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर प्रॉफिट बोलते तो सर होता, मतलब प्रॉफिट बोलने से PV रेशियो से क्या लिंक है नहीं तुम्हारा? सर, फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो प्रॉफिट में तो जिस क्वेश्चन में जो बोला है उसी में फोकस करो, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बोला है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, विल नॉट चेंज। डिक्रीज इन दी, हाँ ये तो चेंज करेगा, वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा डिक्रीज हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन तुम्हारा बढ़ जाएगा। अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हुआ तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो है इधर पर यूनिट लो या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन लो, दोनों क्या होगा, इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स PV रेशियो चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विल इंक्रीज, PV रेशियो क्या होगा, इंक्रीज ना डिक्रीज, इंक्रीज, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो PV रेशियो इंक्रीज होगा, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इंक्रीज बाय टोटल सेल सेम रहेगा इंटू 100, हाँ कि नहीं, तो इंक्रीज करेगा।
अब बोले एंड डिक्रीज इन दी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अब बोलो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, पीवी रेशियो कमेगा। कंट्रीब्यूशन कम हो गया है तो पीवी रेशियो कमेगा, तो विल डिक्रीज। ठीक है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था भाई, सेम। एंड इंक्रीज इन दी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा पीवी रेशियो बढ़ेगा, घटेगा। तो क्या होगा, पीवी रेशियो सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सपोज सेलिंग प्राइस तुम्हारा 100 था पहले, तो वेरिएबल कॉस्ट था 40 रुपया, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन था 60, तो 60/100 इंटू 100 करने से तुम्हारा कितना रहा था, 60%। ठीक है, अब बोला सेलिंग प्राइस इंक्रीज करके सबको 120 हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 40 ही है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस 120, तो क्या आ रहा आंसर, 80 बढ़ रहा था सर। बाई 120, बढ़ रहा है डिवाइड करो तो कितना आ रहा, सर, 0.66 66% 66% बढ़ रहा है। हाँ बढ़ ठीक है, बिकॉज सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स्ड है, फिलहाल चेंज नहीं हो रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 40 यहाँ भी 40 यहाँ भी, सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। कंसेप्ट से हम लोग इसको बता सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहता है, लेकिन सेलिंग तो आपका पर यूनिट तो बढ़ेगा, तो फॉर द टाइम बिंग वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहता है। पर ठीक है, यूनिट अगर क्वेश्चन में साइलेंट है तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड है, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ा तो मेरा ये भी बढ़ेगा। तो 5 नंबर तुम्हारा विल इंक्रीज, 5 नंबर था ना ये मेरा कि हाँ इंक्रीज कर रहा है सर। ठीक है, अब बोला फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा फिक्स कॉस्ट से पीवी रेशियो में कोई लिंक नहीं है। हाँ बोलता प्रॉफिट, तो यस प्रॉफिट को फ़र्क पड़ता है। बोला 10% इंक्रीज इन बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या होगा, सेम एग्जांपल तुम लेके चलो, सेलिंग प्राइस सपोज 10% इंक्रीज किया, मतलब 110 हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी 10%, मतलब क्या हुआ तुम्हारा, सपोज 40 था, 40 का 10% कितना होता है, 44। 44 होगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ मेरा, 110 माइनस 44 66 डिवाइड बाई 110 करो परसेंटेज, 60%। सेम ही रहा ना, क्यों, बिकॉज सेम परसेंटेज ऊपर, सेम परसेंटेज तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है सेलिंग प्राइस, तो उतना से वेरिएबल कॉस्ट भी तुम्हारा क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है। तो सेल एक बात बताओ, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का बीच का जो गैप है, डिफरेंस, दैट इज ओके 10% अप भी हो रहा, 10% डाउन भी हो रहा, तो क्या हुआ, नलीफाई हो गया ना, सेलिंग प्राइस बढ़ा उतना परसेंटेज तो सेम रहा, तो यहाँ पे तुम्हारा 7 नंबर में 6 नंबर में विल नॉट चेंज होना चाहिए। ऊपर 10%, नीचे भी 10%। बेसिकली ऊपर क्या होगा, सेलिंग प्राइस अगर बढ़ा तो बोलेगा कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, फिर वेरिएबल कॉस्ट भी कम गया तो नलीफाई हो गया, फिर नीचे में नलीफाई हो गया तो नलीफाई हो जा रहा है ना सब कुछ। देखो 60% ही आ रहा है, तो ऐसा एग्जाम्पल लिख के कर लेना, समझ में आ गया। ठीक है, अ 10% इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर रहा है एंड फिजिकल वॉल्यूम कम, फिजिकल वॉल्यूम से मेरा कोई लेना देना है, नो, हमको सेलिंग प्राइस का वैल्यू से लेना देना है, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू बढ़ा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट, 7 नंबर विल नॉट चेंज कौन सा वाला था, अच्छा ये वाला ऊपर वाला था, ओके, रीजनिंग 1 क्या सब, रीजनिंग 1 2 3 कुछ दिया है क्या यहाँ पे बाद में, अच्छा रीजनिंग 1 2 3 दिया है, ठीक है बाद में, तो हम लोग कौन सा था ये 7 8 नंबर विल इंक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फिर क्या बोल रहा, अ 50% इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो याद रहे वेरिएबल कॉस्ट में 50% इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को, मेरा एग्जांपल में हम 60 लेते तो 40 का 50 मतलब क्या हो जाएगा, 40 प्लस 50% करने से हो जाएगा तुम्हारा 60 रुपया, ओके, एंड 50% डिक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज किया तो कंट्रीब्यूशन कमेगा ना बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन कमेगा, तो कंट्रीब्यूशन कमा तो पीवी रेशियो चेंज होगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो विल डिक्रीज, फिक्स कॉस्ट से तो कोई लेना देना है नहीं। बोला एन इंक्रीज इन एंजल ऑफ इंसिडेंस, एंजल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या हुआ तुम्हारा, एंजल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कौन सा बोलने मांग रहे हैं यार, एक मिनट रुको तो, सर ये 14.29 मार्जिन कौन सा पॉइंट का बोल, 14.29 में है सर, कितना पेज में, 14.29 उसके बाद ही वाला पेज, उसके बाद ही वाला पेज। एंजल ऑफ इंसिडेंस द रेट
अच्छा, रेट एट विच प्रॉफिट इज अर्नड वंस द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो प्रॉफिट अर्न करते हो उसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, एंजल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज किया तो ब्रेक इवन, एंजल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज मतलब मेरा क्या होगा कि वहाँ पे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कुछ तो इंक्रीज, कंट्रीब्यूशन का बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। मार्जिन सेफ्टी बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तुम्हारे यहाँ पे, बट क्वेश्चन में पीवी रेशियो में इम्पैक्ट होगा कंट्रीब्यूशन से, इंक्रीज होगा। इंक्रीज करेगा तुम्हारे यहाँ। अब रीजन सब देख लो यहाँ पे, रीजन नंबर 1 कट्स द टोटल कॉस्ट लाइन, इट इज द, इफ इट इज लार्ज it indicates that profits are being made at higher rate, hence increase in angle of incidence will increase the pv ratio को increase करेगा। इसका ग्राफ फिट होगा, देखो यहाँ पे ये रहा तुम्हारा, जैसे कि हम लोग ब्रेक इवन सेल्स, ये हमारा क्या है टोटल सेल्स का लाइन है, टिक 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 करके गया, ठीक है। अब कॉस्ट का भी तो लाइन होगा ना, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये रहा तुम्हारा। सपोज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एकदम वैसा फिक्स रहता है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट का कम बेसी होते जाते हैं, तो जहाँ पे भी तुम्हारे टच कर दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद से अगर, उसके बाद से क्या, अगर मेरा टोटल कॉस्ट नीचे में तो प्रॉफिट होगा, अगर टोटल कॉस्ट ऊपर में सेल्स लाएंगे तो लॉस होगा, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है तो मेरा कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है, वेरिएबल कॉस्ट कम है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सर यहाँ पे भी बता सकते हैं फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट लाइन ऊपर गया मतलब वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगा। हाँ करेक्ट, फिक्स कॉस्ट से नहीं है, तो अगर मेरा ये हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट है, बस खत्म। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट पे। तो उस दिन ना क्लास के बाद ना पूरा कांसेप्ट एकदम मार्जिनल कॉस्टिंग का कुछ है ही नहीं वो तुम बोल रहे हो, अब देखो कुछ लग रहा है तो अगर क्लियर हो बेसिक का, अगर मेरा क्लास का कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया, ये सब क्वेश्चन तो जस्ट देखना है, अपनी सब प्रैक्टिस का भी जल्दी, और ओरली कैलकुलेटर लेके बैठना ऐसे ही हो जाएगा, इस चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरत नहीं। अब देखो मून लिमिटेड प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड एंड हैज़ डिसाइडेड टू एनालाइज इस प्रोडक्शन मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन है जो अभी तक हम नहीं कराए, राइट, इस तो कराना था हमको, यही टॉपिक हम लोगों का। अच्छा, प्रोडक्ट मिक्स छोड़ के बाकी कुछ क्वेश्चन है कि नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग का देख लेते हैं हम लोग। ये भी तुम्हारा प्रोडक्ट मिक्स का है, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर, मेकर बाय भी अलग है तुम्हारा। कहाँ से बोलो, आपका पेज नंबर 14.50 से, मतलब क्वेश्चन 18। अच्छा ये डिस्टिंग्विश यहाँ से तुम्हारा इसका आ रहा है, खत्म, ओके ठीक है। स्कैनर तो लास्ट में करेंगे, स्कैनर तुम लोग होमवर्क रहा, तुम लोग कर लेगा, ये कर ले तो स्कैनर में अटकना नहीं चाहिए, ठीक है। स्कैनर देखा था तुम लोग, खोले थे सर लेकिन समझ नहीं आया, सब ट्राई नहीं किए, इसी में का ट्राई कर रहे थे। ठीक है पहले से करो, ओके। तो आज हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर, ठीक है। क्या नाम था उसका, प्रोडक्ट मिक्स, कहाँ गया, सर पेज नंबर 14.3, क्वेश्चन नंबर 10, 14.35 प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट मिक्स का ये टॉपिक का नाम है हम लोगों का, कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सीबीपी एनालिसिस। डिसीजन मेकिंग में हेल्प क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, डिसीजन रिलेटेड टू विथ एक्सेस सप्लाई सच एज स्पेशल ऑर्डर कुछ अगर है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, मिनिमम प्राइस, शट डाउन पॉइंट, ठीक है, मेकर बाय डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स, सेल्स मिक्स, फर्दर प्रोसेसिंग, ये सब। उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तुम्हारा प्रोडक्ट मिक्स का बारे में है ना। क्वेश्चन यहाँ पे सर एक लिमिटिंग फैक्टर बोल के होता है, अभी हम कंसेप्ट लिखवा देंगे जैसे हम कहानी बता रहे हैं कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। सपोज अगर हम लोग प्रोडक्शंस करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, करेक्ट। समटाइम्स मैन पावर चाहिए होता है, मैन पावर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन शॉर्टेज नहीं होता। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में प्रोडक्शन को जो जिस फैक्टर के ऊपर तुम्हारा प्रोडक्शन डिपेंडेंट है, दैट इज योर इनपुट मटेरियल या फिर इनपुट सर्विस, उसका अगर स्कैरसिटी है, सपोज मार्केट में तुम्हारा तुम जो भी प्रोडक्ट तुम सपोज 3 प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए मटेरियल कोयला लगता है, कोल। अब क्या कोल का शॉर्टेज है, तो नाउ मैनेजमेंट नीड टू टेक मेक अ डिसीजंस कि जितना मेरे पास कोल की अवेलेबिलिटी है, तो तीनों प्रोडक्ट तो जितना मार्केट में डिमांड है सब तो हम बना नहीं सकते, तो कुछ तो हमको परमुटेशन कॉम्पिटिशन करना होगा। तो क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोडक्ट को सबसे पहले बनाए, कौन सा प्रोडक्ट को फिर बाद में बनाए, कौन सा वो लास्ट में बनाए। तो इस रिसोर्सेज को यूज़ करके, जब भी तुम्हारा रिसोर्सेज का यूज़
बोल दिया कि लिमिटिंग है, मतलब स्कैरसिटी है, क्वेश्चन में बता देगा स्कैर्स रिसोर्सेस है, इतना ही अवेलेबल है, मैन पावर हो सकता है, इट कैन बी तुम्हारा, इट कैन बी एनी रॉ मटेरियल, तब तुमको सोचने पड़ेगा तो क्या करेंगे, इस रॉ मटेरियल का ये जो लिमिटिंग फैक्टर रिसोर्स है इसको हमको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, प्रॉपरली क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोचो, दैट इज उसी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बनाएंगे ना जिसका क्या ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसी प्रोडक्ट को सबसे पहले बनाएंगे। उसको बनाने के बाद अगर कुछ मटेरियल बचा तो बैलेंस प्रोडक्ट बचाएंगे, सेकेंड रैंकिंग में जाएंगे, उसके बाद भी अगर रॉ मटेरियल बचा तो थर्ड रैंकिंग में जाएंगे। तो इस तरह से प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड होता है कंपनी में। देखो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि लिमिटिंग फैक्टर इज एनीथिंग विच लिमिट्स द एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी। द फैक्टर इज अ की टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल, तुम कितना सेल कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन करते हो, इसी फैक्टर को डिपेंड करता है, बिकॉज ये एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसको ऊपर टोटली तुम्हारा प्रोडक्शन एंड सेल डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, दस इट इज ऑल्सो नोन एज की फैक्टर, इसी को की फैक्टर भी बोलते हैं, इसी को सी ए फाइनल में भी तुम लोगों का है, सी ए फाइनल की फैक्टर डिसीजन लिमिटिंग फैक्टर यही है। नाउ फ्रॉम द सप्लाई साइड से अगर हम देखा जाए, द लिमिटिंग फैक्टर में आइदर बी एम्प्लॉयज या फिर रॉ मटेरियल का सप्लाई, या फिर मशीन ही दो है मेरे पास, या फिर मनी, पैसा कम है। तो सप्लाई साइड से लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकता है तुम्हारे, एक तो सबसे पहले मैन पावर शॉर्टेज है, तो कौन सा मैन पावर को कौन सा प्रोडक्ट में इन्वॉल्व करवाएं। रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, तो आपको सबसे पहले हम कोशिश करेंगे उसी प्रोडक्ट को बनाने में जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस होगा। मशीन भी मेरा ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है, ठीक है, तो हम क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट को पहले इस मशीन से बनाएं, तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को पहले बनाएंगे हम। पैसा शॉर्टेज है, तो कौन सा प्रोडक्ट का पीछे पैसे को इन्वेस्ट करें पहले, तो ये सब तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर है, की फैक्टर है। ओके, अनलिमिटेड अगर रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, अनलिमिटेड मटेरियल, अनलिमिटेड मैन पावर, अनलिमिटेड मशीन, अनलिमिटेड मनी था तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, लिमिटेड है बोल के तुम्हारा दिक्कत है। ओके, ये फ्रॉम सप्लाई साइड। ओके, तो फ्रॉम डिमांड साइड से क्या है, फ्रॉम डिमांड साइड इट मे बी द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज हम जितने बना ले ये प्रोडक्ट इससे ज़्यादा बिकेगा ही नहीं, तो इससे ज़्यादा बना के फायदा है क्या, से स्टॉक में गिरा हुआ रहेगा। अदर फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, रेगुलेटरी, इन्वायरमेंटल, ये जो भी है, तो मेनली तुम्हारा सेल्स का भी कभी कभी सेल्स, तुम्हारा सेल्स का जो क्वांटिटी है सेल्स, वो तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, इससे ज़्यादा बना नहीं सकते तुम, बनाकर भी तुम मार्केट में बेचेंगे, डिमांड नहीं है, तो आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाए, डिपेंडिंग ऑन उस हिसाब से देख लें किस हिसाब से तुम्हारा मार्केट में अवेलेबिलिटी है, डिमांड है। So the management while making the decision has objectives to optimize the key resources, तुमको ऑप्टिमम यूज करने पड़ेगा इसका, ठीक है, सो दैट टू मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले पाए, तो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमम कर पाए। दिस इज द की फैक्टर डिसीजन और लिमिटिंग फैक्टर। की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर एक तुम्हारा सप्लाई साइड से हो सकता है, दैट इज रॉ मटेरियल, मैन पावर, मशीन, मनी, मतलब शॉर्टेज है, अनलिमिटेड नहीं है तुम्हारे पास रिसोर्सेज, तो इसको कैसे यूज़ करें प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट नहीं हमको तब बनाने पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट के पीछे ज़्यादा इन्वेस्ट करें हम, कौन सा प्रोडक्ट को पहले बनाए, कौन सा को बाद में बनाए। दूसरा तुम्हारा डिमांड साइड से तुम्हारा क्या है, सेल। हम एक क्वेश्चन से इसको समझाते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि मूल लिमिटेड प्रोड्यूस करता है एक्स बी, वाई बी, जेड बी, तीनों बनाता है। नाउ इट हैज़ डिसाइडेड टू एनालाइज इस प्रोडक्शन मिक्स, मैंने प्रोडक्ट मिक्स को एनालाइज करेगा कि प्रोडक्ट मिक्स का सम से, ओके, प्रोडक्ट मिक्स का सम इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस 3 प्रोडक्ट एक्स, वाई एंड जेड। अब डेटा कुछ दिया हुआ रहेगा, बोल रहा कि एक्स बनाने में मेरा मटेरियल लगता है एक यूनिट का पीछे 160 रुपये का, 120 रुपया, 80 रुपये का, तो एक्स, वाई, जेड बनाने में, एक यूनिट बनाने में इतना मटेरियल लगता है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स, पर यूनिट ऑफ वाई, पर यूनिट ऑफ जेड कितना है, 160, 120, 80 रुपये। ओके, वेरिएबल ओवरहेड, जो ओवरहेड होता है इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है, जो कॉमन खर्चा है, ओवरहेड है, जो कि डायरेक्ट प्रोड्यूस, वो भी वेरिएबल भी होता है, फिक्स भी होता है, तो वेरिएबल कितना है, 8, 20, 12। ओके, अब डायरेक्ट लेबर कितना है, रेट बता दिया है इसका, डिपार्टमेंट ए में जो काम करता है डायरेक्ट लेबर लो उसका 4 रुपये रेट है, डिपार्टमेंट बी वाला का 8 रुपया रेट है। ओके, आवर्स पर यूनिट, मतलब अब क्या है ये, मैंने एक यूनिट अगर हम एक्स बनाते हैं 6 घंटा लगेगा, ए डिपार्टमेंट में 6 घंटा चाहिए, बी डिपार्टमेंट में भी 6 घंटा लगेगा। अगर एक यूनिट वाई बनाते हैं तो डिपार्टमेंट ए में 10 घंटा लगेगा, डिपार्टमेंट बी में भी 15 घंटा लगेगा। अगर प्रोडक्ट जेड बनाते हैं तो डिपार्टमेंट ए में 5 घंटा, डिपार्टमेंट बी में 5 घंटा लगेगा। तो दैट मीन्स ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, वो चाहे एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, इट मस्ट
टू बी पासेस थ्रू टू डिपार्टमेंट, इस 2 डिपार्टमेंट का थ्रू से पास होने का प्रोसेस है ये। जैसे कि क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, हम लोग अभी तक हम समझाए नहीं है। इससे क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में, क्या होता है सिंपली अगर समझे कि एक प्रोडक्ट जब बनाते सपोज एक्स, तो पहले सपोज प्रोडक्ट डिपार्टमेंट 1 में बना कुछ, फिर ये प्रोडक्ट जहाँ चले जाएगा डिपार्टमेंट बी में प्रोसेस होगा। तो जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व एक प्रोडक्ट को बनाने में, वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बनाना 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एनीवे एक प्रोडक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट का थ्रू से जा सकता है, पास हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा काम हुआ, फिर बाकी फिनिशिंग वहाँ पे हुआ, उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट काम हुआ, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट का थ्रू से रूट हो सकता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मैन पावर इस प्रोडक्ट को काम कर रहा होगा। तो वही यहाँ पे डेटा क्या दिया हुआ है कि ये एक एक प्रोडक्ट बनाने में डिपार्टमेंट ए में कितना टाइम लगेगा, डिपार्टमेंट बी में कितना टाइम लगेगा, एक यूनिट बनाने में, और दोनों का लेबर आवर का रेट दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, लेबर आवर कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ इसका? 6x4, इसका 6x8, इसका 10x4, 15x8, इसका 5x4, 11x8, करेक्ट। अगर तुमसे पूछे कि बताओ प्रोडक्ट एक्स बनाने का लेबर कॉस्ट कितना है, तो तुमका 6x4, 6x8, प्रोडक्ट वाई का कितना 10x4, 15x8, प्रोडक्ट इस जेड का कितना 15x4 एंड 11x8, हाँ कि नहीं। एक यूनिट का रेट पर आओ, 1 घंटा का रेट है 4 रुपया, तो 6 घंटा काम करेगा एक यूनिट बनाने में, तो 6 into दिस, ठीक है। कॉस्टिंग इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं रटने का, प्लस माइनस से तुम आना चाहिए बस। अब बोला क्या है फ्रॉम द करेंट बजट फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल, क्या दिया है कि एनुअल प्रोडक्शंस एट प्रेजेंट, अभी फिलहाल एनुअल प्रोडक्शन हम लोग कितना करते हैं 10,000 यूनिट, 12,000 यूनिट एंड 20,000 यूनिट, ओके। अभी फिलहाल सेलिंग प्राइस कितना हम एस्टिमेट करें, कितना में हो सेल होगा 312 रुपये, 400 रुपये, 240 रुपये, ओके, ठीक है। नाउ सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट पॉसिबल सेल्स इन द कमिंग ईयर। सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अगले साल में मैक्सिमम जो पॉसिबल सेल का पॉसिबिलिटी है ये 12,000 होगा, 16,000 होगा एंड 24,000 होगा। तो ये बताओ तुम्हारा, अब ये होगा तुम्हारा, बोला अब नीचे में देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑन सप्लाई ऑफ लेबर, दैट इज लेबर तुम्हारे यहाँ पे क्या की फैक्टर होगी ना, कि लेबर का सप्लाई शॉर्ट है, लिमिटेड है लेबर तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर है, की फैक्टर है इन डिपार्टमेंट ए, एंड इज मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड इज प्रेजेंट लेवल। फिलहाल हम मैन पावर प्रेजेंट लेवल से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, मैन पावर शॉर्टेज है। सो नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। हर कंसेप्ट के ऊपर 1-2 क्वेश्चन तो करना है, ये सब तुम्हारा QTR क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो नाउ क्वेश्चन है तुम्हारा कि सर आइडेंटिफाई करो द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स ऑफ मून लिमिटेड में कौन सा प्रोडक्ट मिक्स बेस्ट होगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये बनाते हैं, बट अगला साल क्या करेंगे, प्रोडक्ट मिक्स कैसा होना चाहिए, किसको कितना बनाना चाहिए, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए। कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेस, अब प्रोडक्ट मिक्स टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट, टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा तुमको प्रोडक्ट मिक्स पता चल गया, तो क्या होगा तुमको टोटल कंट्रीब्यूशन, सेल्स का यूनिट पता चल जाएगा तुमको, प्रोडक्शन का यूनिट पता चल गया, तो क्या होगा प्रोडक्शन का यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन, बस माइनस फिक्स कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो मेन मुद्दा अभी है सर प्रोडक्ट मिक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो सोचो तुम ही लोग बताओ कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेगा तुम, कि हम सबसे पहले तुमको अगर देखना है कौन सा प्रोडक्ट से ज़्यादा फायदा है, तो क्या चेक करेंगे सबसे पहले हम, प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स तो ऐसी भी लगता वैसी भी लगेगा, तो कंट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा क्या देखना है, कंट्रीब्यूशन नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट से ऐसी भी लगना है वैसी भी लगना है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा हम लोग के लिए रिलेवेंट पॉइंट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। तो अब कंट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तुम्हारा क्वेश्चन है वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज पर यूनिट फिक्स्ड है। और ऐसे भी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कैसा कॉस्ट जो कि ना प्रोडक्शन से डिपेंडेंट नहीं है, प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल बोल ही दिया है, वेरिएबल ओवरहेड है। तो 160 108 प्लस इसका कॉस्ट निकालो मल्टीप्लाई करके, 6 × 4 8 6 4 24 8 4 8 44 24 से 48 कितना होता है, 72, कितना 72, इसका आगे कॉस्ट 72, इसका निकालो 10 × 14 और यहाँ पे 15 × 8 कितना हुआ 14, 15 × 8 करो प्लस 40, 160, ये हो गया तुम्हारा 160। समझ में आ रहा, ये दिस आवर्स इंटू रेट पर आवर, तो ऐसा करके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल ले रहे हैं हम, इसका निकालो 5 × 4 11 × 8 कितना 108, 108। तो आराम से तुम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते ना, तो वेरिएबल कॉस्ट
टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा 160 प्लस 8 प्लस 72 कितना होगा, कल कैलकुलेट करो। 160 प्लस 8 प्लस 72 160 8 80 240 होगा इस केस में। 240 इस केस में 120 प्लस 20 140 प्लस 160 140 160 300 हो गया। इस केस में 180 प्लस 12 कितना हुआ 92 92 प्लस 108 कितना हुआ 200 200। अब तुमको भाई सेलिंग प्राइस ही पता है 312 400 240, तो क्या करना है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया। तो अब देखो अभी भी रैंकिंग नहीं करेंगे, तो वही देखो तुम जो कैलकुलेट किया ना 240 300 200 समझ में आ रहा है। ओके, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आराम से निकाल सकते हो तुम। दैट मीन्स तुमको पता रहना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, जो तुम जो अलग अलग किया है यहाँ पे हम डायरेक्ट शॉर्टकट किए, एग्जाम में ऐसा लिख के करना है जब क्वेश्चन समझने के लिए शॉर्टकट, सो दैट एग्जाम में जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में आंसर फ्रेम हो जाना चाहिए वो करना क्या है। ओके, कॉस्टिंग में दिक्कत ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट समझ में नहीं आता, तो तुमको क्वेश्चन रीड करते वक्त जो फ्रेमवर्क वही है यहाँ पे देखो वेरिएबल वगैरह। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारे समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया हम लोग। ओके, अब क्या सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ए माइनस बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे अगर बस इतना देखो, इतना देखिए अगर तुमसे पूछे तो कौन सा प्रोडक्ट का रैंक क्या है, तो तुमको लगा कि बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये होना चाहिए रैंक 1, कौन सा वाई, और एक्स होना चाहिए रैंक 2 एंड जेड होना चाहिए रैंक 3, करेक्ट। बट ये इस बेसिस में भी हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। अब डिसीजन लेना है तुम्हारा की फैक्टर के बेसिस। तुम्हारा क्वेश्चन में की फैक्टर क्या है लेबर, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालना है। डिपार्टमेंट ए में तो लिमिटेड है। हाँ, डिपार्टमेंट ए का ही तब लेना है हमको, नॉट बी का। तो जहाँ का लिमिटेड है वहाँ का। तो बताओ एक्स बनाने में डिपार्टमेंट ए में कितना घंटा चाहिए 6 घंटा, 6 घंटा, इसमें 10 घंटा, इसमें 5 घंटा। तो दैट मीन्स ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 72 आया था इसको डिवाइड करना 6 से, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ की फैक्टर निकल गया ना। कंट्रीब्यूशन पर आवर दैट इज की फैक्टर, की फैक्टर का बेसिस में कितना हो रहा है, तो 72 बाई 6 12, 10 100 बाई 6 10, 40 बाई 5 8। अब जाके तुम फाइनली रैंकिंग करो, ठीक है, नॉट कंट्रीब्यूशन नॉर्मल वाला, की फैक्टर का बेसिस रैंकिंग बेस्ड ऑन की फैक्टर, बेस्ड ऑन की फैक्टर का बेसिस में रैंकिंग करना है। तो की फैक्टर क्या था, आवर्स था यहाँ पे, वो भी क्या डिपार्टमेंट ए का आवर्स, तो उसी से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को उसी से डिवाइड करना है। ये तुम्हारा फोकस होना चाहिए, बाकी तुमको पता ही है, यही नया तुम सीख रहे हैं यहाँ पे। ये जो है तुम्हारा की फैक्टर यहाँ पे लिखो, ये जो आवर्स है ये तुम्हारा की फैक्टर है, डिपार्टमेंट ए का आवर ये की फैक्टर है, तो उसी से डिवाइड करना है। तो रैंक 1, अब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है 1, इसका है 2 3, तो देखो तुम्हारा डिसीजन चेंज हो गया ना, उसके हिसाब से ज़्यादा अलग हो रहा है, इसके हिसाब से। तो की फैक्टर के हिसाब से तुमको देखना है रैंकिंग क्या हो रहा है कंट्रीब्यूशन पर। तो सबसे पहले हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे एक्स, उसके बाद माल बचा आई मीन आवर्स रहा तो 2, उसके बाद आवर्स रहा तो क्या करेंगे जेट, इस हिसाब दैट इज। अब क्वेश्चन है तो सर तो हमको देखने पड़ेगा मेरा पास आवर्स कितना अवेलेबल है, तो देखो लेट्स चेक। डिपार्टमेंट ए में 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा 5 घंटा, ठीक है। तो अभी फिलहाल प्रोडक्शन कितना होता है इतना इतना इतना, तो हमको आवर्स अवेलेबल कितना है 12 10,000 12,000 20,000, 10,000 12,000 20,000, ये हम प्रोडक्शन का मेरा कैपेसिटी है फिलहाल इतना बनाते हैं हम, राइट। तो अभी फिलहाल मेरे पास लेबर कितना अवेलेबल है लास्ट टाइम का बेसिस से, तो 10,000 इंटू 4 12,000, सॉरी इसका 10,000 इंटू 6 12,000 इंटू 10, ये रहा 12,000 इंटू 10 20,000 इंटू 5, ये रहा। दैट इज टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर डिपार्टमेंट ए। एग्जिस्टिंग आवर्स इतना अवेलेबल कितना 2,80,000 घंटा, यही मेरे पास फिक्स्ड है। अब ये नाउ आई हैव टू प्लान कि ये जो 2,80,000 ये तो तुम्हारा लिमिटेड है, इससे ज़्यादा तो हम सॉरी ये जो 2,80,000 घंटा है ये मेरा लिमिटेड फैक्टर है की फैक्टर है, इसी को प्रॉपर्ली यूज करना है हमको, आई हैव टू यूज दिस प्रॉपर्ली, करेक्ट। तो कैसे, तो हम सबसे पहले क्या क्या लास्ट ईयर का प्रोडक्शन का बेसिस है, नॉट सेल्स, लास्ट ईयर का, बिकॉज देखो हमेशा एक चीज याद रखो आवर्स किससे रिलेटेड है सेल्स से ना प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉट सेल्स, तो यहाँ पे गलती हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग आवर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, सेल्स थोड़ी होता है यार, प्रोडक्शन करेंगे तो मशीन आवर चाहिए हमको, मैन पावर चाहिए, ठीक है। सेल्स करने के लिए मैन पावर तो सेल्स मैन में वहाँ पे, प्रोडक्शन के लिए तो मैन पावर प्रोडक्शन से ही सब प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। तो एक यूनिट बनाने में 6 घंटे लगता है, तो 10,000 के लिए कितना, एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लगता है तो 12,000 के लिए कितना, एक का 5 20 टोटल 80 है, 2,80,000 घंटा मेरे पास अवेलेबल हो सकता है एनुअल में।
अब हमको प्लान करना है कि बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए। तो हमको ये 2,80,000 को एलोकेट करना है बेस्ड ऑन द रैंकिंग, है कि नहीं? तो बेस्ड ऑन द रैंकिंग हमको एलोकेट करना है। अब हम इसको यहीं पे करा देते हैं साइड में, इसको वहाँ खोलने पड़ेगा, सैमसंग नोट्स में इसको लेकर जाने पड़ेगा हमको फिर से। अरे यार ऐसा ऐसे क्यों हो गया? फाइनली तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था तुम्हारा प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 14.35। ओके, तो यहाँ तक तो सोल्यूशन करेंगे नहीं हम। मेन सी प्रोडक्ट मिक्स सेकेंड पार्ट जो है बेस्ट पॉसिबल, सैमसंग नोट्स में हैंडराइटिंग सही नहीं होता, पता नहीं क्यों। बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स ये लिखा है, इसी को अच्छे से फोकस करना, बाकी तो कुछ समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है, तुम्हारे पास के प्रोडक्ट है, तुम्हारे पास एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखो एक्स वाई जेड, ओके ठीक है। अब क्या करना है, तुमको रैंकिंग देना है, तो रैंक लिख लो यहाँ पे। किसका क्या रैंक तुम दिया है? एक्स का 1, एक्स का 1 दिए हम, इसका 1 दिए हैं, वाई का 2 दिए हैं, जेड का 3 दिए हैं। ऐसा आ गया सीरियली, बट नॉर्मली आता नहीं है। नॉर्मल हो 1 जेड 1 आया, ये 2 आया, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। तो नाउ मेरा पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है? आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट ए। तो डिपार्टमेंट ए का आवर्स कितना अवेलेबल है? 2,80,000 घंटा, ओके। 2,80,000 आवर्स। तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे बोले हैं, डिसाइड किए हैं? एक्स को। तो एक्स तुम कितना बनाओगे? जितना मार्केट में बेच सकते हो, करेक्ट। तो देखो मार्केट में कितना बेच सकते हो, तो 12,000। तो 12,000 ही हमको बनाना है, हाँ कि नहीं? मार्केट में 12,000 से ज़्यादा बनाने से कोई फायदा है नहीं। तो जितना मार्केट में बेच सकते उतने बनाएंगे। तो मैक्सिमम हम बनाएंगे कितना? 12,000। तो दैट मीन्स कि प्रोडक्शन तुमको कितना करना है? 12,000, करेक्ट। तो प्रोडक्शन अगर 12,000 करना है तो घंटे कितना आवर्स लगेगा इसमें? 12,000 इंटू 6 घंटा करके कितना हुआ? 72,000 आवर्स, ओके। तो 12,000 इंटू 6 आवर्स करके लगेगा। 6 आवर लगते हैं एक यूनिट बनाने में, तो 12,000 के लिए कितना? 72। अभी भी तुम्हारे पास आवर्स अवेलेबल है। तो नेक्स्ट हम फोकस करेंगे वाई में। तो वाई कितना बनाना है, बना सकते हैं मैक्सिमम? बोला 16,000। तो 16,000 बनने के लिए लेबर आवर कितना चाहिए? 16,000 इंटू 10, दैट इज 1,60,000। उतना है तुम्हारे पास? लेकिन 72,000 तो मैंने से ऑलरेडी इसमें। तो 2,80,000 माइनस 72 करो, कितना होगा? तो तुम करना है 2,80,000 माइनस 72, उसका लिए हटा दो, तो तुम्हारा पास है 2,08,000। तो ये भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो 16,000 अगर हमको बनाना है तो दैट इज तुम यहाँ पे तुम एक काम करो, एक दूसरा कलर लो। तो सबसे पहले हम क्या किया, ये रैंकिंग तुमको देना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव डन दिस, ठीक है। सेकंड तुम क्या किया, ये सब हेडिंग लिखने के बाद व्हाट यू हैव डन, तो हम ये सेकंड तुम ये किया, ओके, फर्स्ट सेकंड। थर्ड हम क्या किया, आवर्स, ये हम किया फोर्थ, ठीक है। फिर नाउ चेक बैलेंस, नाउ चेक बैलेंस आवर्स पूरा हो पाएगा कि नहीं, हम चेक किया। फिर हम देखें हाँ पूरा बन जाएगा, तो 4-5 नंबर में ये लिखे, ओके। अब 6 नंबर में क्या लिखेंगे, कितना? 1,60,000 घंटा चाहिए, तो 1,60,000 घंटा लिख लिए। कैसा है? 16,000 प्रोडक्शन इंटू 10 आवर्स, ठीक है, हो गया। तो अब देखो तुम्हारे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है, कैलकुलेटर उठाओ।
2,80,000 से माइनस करना है हमको 72,000, माइनस करना है 1,60,000। तो अभी जस्ट मेरा पास 48,000 है। तो तुम्हारा पास बैलेंस कितना बचा हुआ? 48,000। दिस इज योर बैलेंस। तो ये हम 6 किए, ये हम 7 किए, तो लास्ट में बचेगा क्या? 8। स्टेप भी लिखवा दिया हम। तो अब 48,000 मेरे पास अगर आवर है, तो 48,000 में कितना यूनिट हम बना लेंगे प्रोडक्ट जेट? तो क्या होगा? 48,000 आवर्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय, एक यूनिट बनाने में 5 घंटा लगता है, तो 48/5 करो, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 5 करने से आता है 9,600, करेक्ट? तो मैक्सिमम हम 9,600 यूनिट ही बना पाएंगे। ये तुम्हारा हुआ 8 नंबर। रूम की आशीष कुमार, समझ में आ रहा होगा? बस, तो बस यही तुम्हारा पॉसिबल प्रोडक्ट में से कितना बना? 12,000, 16,000, 9,600। कितना हुआ? 12,000, 16,000 और 9,600। टोटल हम इतना ही बना पाएंगे। ठीक है, प्रोडक्शंस अंडरस्टैंड। इस चीज़ को और एक बार हम समझाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तुमको क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स लिख लो, प्रोडक्ट का नाम लिख लो, रैंकिंग कर लो तुम 1 2 3, जैसे भी रैंकिंग तुम निकाला, बेस्ड ऑन रैंकिंग, बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन फैक्टर, की फैक्टर। नाउ तुम टोटल आवर्स कितना है, जो भी टोटल लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है उसको लिख लो यहाँ पे। ए फॉर्मेट में फॉलो करना, बुक में दूसरा फॉर्मेट किया, दिस द बेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, अब तुम देखो कि तुम कितना प्रोडक्शन कर सकते हो। प्रोडक्शन मैक्सिमम कितना करेंगे हम यहाँ पे? मैक्सिमम सेल्स जितना हो सकता है, तो इस केस में 12,000, तो पूरा 12,000 करें, जितना घंटे चाहे देख लो। अब नेक्स्ट केस में कितना? 16,000। चेक करो 16,000 बनाने के लिए जितना आवर्स है उतना अवेलेबल है कि नहीं है, तो है, ठीक है, लिख लो। उसके बाद लास्ट में तुम देखना थोड़ा शॉर्टेज गिरेगा, तो बैलेंस आवर को तो पहले लिख लो, कितना बचा माइनस कर लो। तो इतना घंटे से कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो जितना आवर्स है डिवाइडेड बाय 1 घंटा बनाने में करते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। 2,80,000 आवर्स, तो क्या है इस हिसाब से बैलेंस आवर्स डिवाइडेड बाय 1 घंटा बनना, 1 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है, बस खत्म। तो दिस इज योर प्रोडक्ट मिक्स, खत्म। एक पूछा था आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स, तो तुमको लिखना है कि बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स इज, सो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स इज एक्स कितना बनाना है? 12,000, वाई 16,000, ओके। ये तुम्हारा बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स है। अब अगर तुमको पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन, तो सिंपल है भाई, ये अगर मेरा प्रोडक्शन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तुम ऑलरेडी निकाल लिया, खत्म। तो यहाँ पे आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, हो गया। एक्चुअली ये जो फॉर्मेट है ये बगल में करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ जगह नहीं है मेरा, तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तुम कितना कैलकुलेट किया था? इसका हुआ तुम्हारा 72, 140। तो जो आएगा मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कंट्रीब्यूशन। तुमका पूछा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, तो तुम्हारा आंसर ये होगा। अब पूछा भाई फिक्स कॉस्ट कितना, प्रॉफिट कितना, तो लेस टोटल फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, बस खत्म। सर यहाँ पे तो रैंकिंग आपका 1 2 3 सीक्वेंस में आ गया। अगर रैंकिंग मान लीजिए ये रहता, हाँ, तो उसी को तुम पहले बनाता। उस बेसिस पे हम लोग करते। हाँ, उसी को पहले बनाते हैं यहाँ पे। बैलेंस हाँ, बैलेंस करके जाता है। पहले 1 को, फिर सेकंड को बनाना, फिर थर्ड को बनाना, इस हिसाब से जाके जाना है, ठीक है। अवेलेबल आवर को मुझे यूटिलाइज करना है। समझ में आया तुम लोगों को फॉर्मेट? इस ये फाइनल में हम लोग किए थे, हम लोग टाइम में इंटर में नहीं था, हम लोग टाइम में जब आई हैव अपियर फॉर द एग्जाम, तो ये सी फाइनल में थे टॉपिक, ठीक है। अभी तुम लोग इंटर में घुसा दिया। अब नेक्स्ट क्या मांग रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन तो बता दिया, अब क्या छोड़ो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, तो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स समझ में आया, कंसेप्ट क्या है इसका, एक फॉर्मेट जो है, एक क्वेश्चन कर लेना, इसको मास्टर्स कंसेप्ट कॉपी में जो तुम करता है, इस क्वेश्चन को रेफर करके सॉल्व करना कंसेप्ट कॉपी में, तो एक क्वेश्चन करना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ABC Limited produces and sells two products, X and Y. The product is highly demanded in the market. Okay. The following information related to both the product are given as under X and Y का डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ, देखो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया है,
कि ₹5 पर मशीन आवर्स। इससे कुछ तो तुम हिंट्स मिला होगा, क्या बोलो तो बताओ। अच्छा वो भी छोड़ो, तुमको 80 पूछे कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तुम क्या करती हो, टोटल करोगे। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस तो हमेशा वेरिएबल होता है, और ओवरहेड तो वेरिएबल बोल ही दिया है। तो दिस इज माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अब तुम्हारा क्वेश्चन में तो हिंस है, देखो क्या बोला कि 20 रुपये क्या था वेरिएबल ओवरहेड, 40 वेरिएबल। अब क्या बोला कि 1 घंटा का रेट है 5 रुपया मशीन का। इसका मतलब तुमको अगर पूछे तो प्रोडक्ट एक्स बनाने में कितना घंटा लगा है, तो 20/5 4 घंटा। तो यहीं से तुमको निकालने पड़ेगा, दैट इज मशीन आवर्स पर यूनिट कितना, इसमें 4 घंटा, 40/5 इसमें 8 घंटा लगा इसका मतलब। ओके, वही वही तुमको हिंस पता चल गया, तो ये सब हिंस है। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है अलग अलग है, ठीक है, तो यहाँ से भी आराम से कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे हम। अब यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या देखने पड़ेगा हमको, ठीक है। सो नाउ द कंपनी इज फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ मशीन आवर्स। तो यहाँ पे मशीन आवर्स तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर है ना, मशीन आवर तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर या फिर क्या की फैक्टर, जो ही बोलो। द अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स कितना है, मैक्सिमम भाई 60,000 घंटा ही एक महीने में अवेलेबल है। एट प्रेजेंट मंथली डिमांड प्रोडक्ट एक्स का इतना है, इसका इतना है, फिक्स कॉस्ट इतना है, तो बस सिंपल प्रोडक्ट मिक्स बनाओ, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, सो दैट बस सिंपल है ना, कर पाएगा कुछ नहीं। देखो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तीनों को जोड़ के तुम किया, क्या क्या कंट्रीब्यूशन आ गया तुम्हारा, 80 और 130। कंट्रीब्यूशन कितना आया 80 130। बट अभी भी रैंकिंग नहीं करेंगे हम, पहले मशीन आवर जो लिमिटिंग फैक्टर वो लिखेंगे 4 और 8, जो हम कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय रेट पर आवर का 5 था। अब कंट्रीब्यूशन पर आवर निकल गया, अब रैंकिंग किया 1 2। बस प्रोडक्ट मिक्स क्या करना है, सबसे पहले हम उसको बनाएंगे 1 को बनाएंगे। तो 8 को बनाने के लिए कितना घंटा चाहिए, 32,000 घंटा। तुम्हारे पास था कितना 60,000 घंटा, तो बैलेंस कितना बचा 28,000 घंटा। 28,000 घंटे में कितना बन जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 8 घंटा करने लगेगा 1 यूनिट बनाने में, तो बस ये हो गया प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रॉफिट कितना आएगा, सेम सेलिंग प्राइस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तुम निकाल लिया था, लेस फिक्स कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा तुम, फॉर्मेट ये लोग कैसा कर रहा है, तुम इस तरह से करना एक्स वाई, ठीक है। तुम कैसे करेगा यहाँ पे एक्स का वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट खत्म। ओके, कुछ है, सर यहाँ पे स्केर्सिटी मशीन बोला है, इसलिए लिमिटिंग जो भी स्कैसिटी बोले वही तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर होगा। उसी को डिवाइड करके हम हाँ, जो भी उसी को डिवाइड करना है तुमको पर ये जो है पर आवर का जो पर यूनिट में कितना है वो स्कैसिटी पता चल जाएगा। अगर सपोज तुमको सेम क्वेश्चन तुमको बोलता, हम बता दे रहे इसमें क्या क्या सिनेरियो आ सकता है, तुमको यहाँ पे स्कैसिटी बोला लेबर आवर, तुम यहाँ पे क्या पर यूनिट में लेबर आवर कितना था। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि स्कैसिटी क्या है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का केजी अगर देता तो पर यूनिट में कितना केजी रॉ मटेरियल लगता है वो तुम्हारा करता है। अगर रॉ मटेरियल को बोलता है कि वैल्यू लिमिटिंग फैक्टर है, वैल्यू रॉ मटेरियल का वैल्यू दे दिया कि 30 लाख से ज़्यादा रॉ मटेरियल खर्चा हम नहीं कर सकते, तो रॉ मटेरियल का वैल्यू पर यूनिट तुमको लिखने पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू मतलब सपोज तुमको बोलता है कि मैक्सिमम तुम्हारे पास रॉ मटेरियल का कितना सप्लाई है 30 लाख रुपये, तो 30 लाख से ज़्यादा तुम रॉ मटेरियल खर्चा नहीं कर सकते, करेक्ट। अब तुमको क्वेश्चन बोलता है कि 1 यूनिट बनाने में मटेरियल कॉस्ट है सपोज इसका 6 रुपया, इसका 7 रुपये, इसका 8, तो दिस इज द वैल्यू अच्छा समझ गया। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। इट कुड बी ये सब, ये क्या क्या हो सकता है जो आवर्स है, इट कुड बी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अगर देता है, इट कुड बी तुम्हारा आवर्स पर यूनिट, ठीक है, इट कुड बी केजी पर यूनिट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आवर्स भी हो सकता है, आवर्स का है तो केजी में है स्कैसिटी, तो 1 यूनिट का कितना, 1 यूनिट के रिस्पेक्ट में, ओके 1 यूनिट में कितना केजी बनने में लगता है वो। अगर बोला कि मटेरियल कॉस्ट का वैल्यू क्या है, तो 1 यूनिट का मटेरियल कॉस्ट क्या क्वेश्चन दिया रहेगा उससे डिवाइड करना तुम, तो क्या होगा, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर है, कंट्रीब्यूशन पर रुपीज होगा या फिर कंट्रीब्यूशन पर केजी होगा, बस यही तो होगा, ठीक है। या पर आवर है वहाँ पे पर केजी होगा या फिर रुपीज पर यूनिट ऑफ मटेरियल कॉस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग स्पेशल, इसको प्रोडक्शन एक्सेस इन सप्लाई। मेरे पास रिसोर्सेज बहुत है, रॉ मटेरियल यूसेज बहुत है, लेबर आवर्स बहुत है, अभी बात की फैक्टर किया, आपके पास रिसोर्सेज बहुत है, जो हम मार्केट का जो डिमांड है वो तो फुलफिल कर ही सकते हैं। अब एक्स्ट्रा डिमांड अगर कोई स्पेशल ऑर्डर दिया वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर आर एक्सेस इन सप्लाई, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर।
करेक्ट। तब क्या है, प्रोडक्ट का सेल्स ये लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। एनी एडिशनल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कैन अर्न एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, करेक्ट। एक्स्ट्रा बेचा तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा तो फिक्स कॉस्ट भी रिकवर होगा। तो स्पेशल ऑर्डर आर द ऑर्डर व्हिच आर नॉन रिपीटिव, रिपीटिव नेचर का नहीं होता, बार कभी कभी आता है इस टाइप का। सो ऑफर फॉर स्पेशल ऑर्डर आर एक्सेप्टेड इवन इफ द ऑफर्ड प्राइस कवर द मार्जिनल कॉस्ट। हाँ कि नहीं, मतलब क्या होता है कि सपोज हम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लिए, यही काफी है। फिक्स कॉस्ट ऐसे भी लगना था वैसे भी लगेगा, मार्जिनल कॉस्ट तुम रिकवर कर पा रहा है ना, as it utilizes the resources and can earn the additional profit. Some quantitative factor like the effect of decision on the market long term is काफी छोड़ो। तो now हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे डिमांड ही सर लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि अब डिमांड नहीं आएगा तो बेचेगा कैसे और कॉस्ट रिकवर करेगा। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारा, तो तुम जितना जिस डिमांड है वो तो पूरा कर पा रहा है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज एक्स्ट्रा है, अब तुमको बोला है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डर दे रहे तुम बनाओ, अब बट सेलिंग प्राइस में डिस्काउंटिंग मांगेगा, सेलिंग प्राइस कम रहेगा, टोटल कॉस्ट भी कम रहेगा। तब तुमको देखना है कि मेरा अगर सेलिंग प्राइस मेरा मार्जिनल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है तो ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में बहुत सारे टाइम पे सब कंपनी लोग क्या करते हैं, जब मार्केट खराब रहता है तो वेरिएबल कॉस्ट ही बेचते हैं, फिक्स कॉस्ट ऐसे भी लगना था वैसे भी लगना था ठीक है। तुम नहीं चाहते ना एक अच्छा कस्टमर को लूज करे आपसे। तो PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है मेडल्स फॉर विनर्स ऑफ द एथलेटिक इवेंट्स, मेडल बनाता है। इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कैपेसिटी कितना है, 10,000 मेडल ईच मंथ बना सकता है। द कंपनी हैज करंट प्रोडक्शंस एंड सेल्स लेवल ऑफ 7,000 मेडल्स पर मंथ, एक महीने में 7,500 मेडल बना सकते हैं। द करंट डोमेस्टिक मार्केट प्राइस ऑफ द मेडल इज 150 रुपया अभी फिलहाल मेडल का प्राइस है। तो कैपेसिटी कितना है ईच महीने का 7,000, बट अभी फिलहाल कितना बनाता है बोलो, 7,500, मतलब आराम से 2,500 तो बना सकते हैं, कैपेसिटी तो मेरे पास है ही, ठीक है ना। कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है क्या, अगस्त महीना का, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, ये टोटल है नॉट पर यूनिट, कि मेटल क्या है क्या देखने पड़ेगा, एक पर यूनिट क्या है टोटल क्या है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना है, फिक्स्ड में मार्केटिंग कॉस्ट इतना है, टोटल इतना, ठीक है। तो PQR लिमिटेड, तो ये पर फॉर द मंथ है वो, ओके फॉर द मंथ, तो फॉर द मंथ है, ठीक है, फॉर द मंथ का ये खर्च कॉस्ट है, ये एक का नहीं है, फॉर द मंथ में, एक मंथ में कितना बनाया, 7,500 बना सकते हैं मंथली। तो नाउ PQR लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए स्पेशल वन टाइम ओनली ऑर्डर, कितना 2,500 बनाने का, आराम से बना सकते हैं, बिकॉज मेरे पास 7,500 अभी बना रहे तो 2,500 बना सकते हैं, बट वो बोला 120 रुपये देंगे हम। तो नाउ शुड, तुमको बोला कि शुड PQR का, शुड PQR एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर, तो वाई एक्सप्लेन करो, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है, तो निकाल सकते हैं आराम से। सेलिंग प्राइस कितना है फिलहाल के लिए अभी 150, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालो, क्या होगा, वही जो टोटल कॉस्ट था डिवाइडेड बाय प्रोडक्शंस, डिवाइडेड नहीं, अलग अलग खर्चा को डिवाइड बाय प्रोडक्शन से करें तब ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। मटेरियल का वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल का ओवरहेड का अलग अलग चाहिए ना तुमको। वेरिएबल ओवरहेड भी क्या है तुम्हारा, वेरिएबल ही है, तो वेरिएबल का अंदर में दिया है तो वेरिएबल है, ये तीनों वेरिएबल ही है। तो अगर पर यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। तो इसका 2,62,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, 3,00,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, 75,000 डिवाइडेड बाय 7,500 प्रोडक्शन करने से मेरा पर यूनिट आ गया 85 रुपीज़, यही है मेरा फिक्स कॉस्ट, आई मीन मार्जिनल कॉस्ट तो यही होता है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है भाई 65 रुपीज़। तो अभी मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 4,87,500। अब मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है दिस करने से इतना, तो अभी फिलहाल प्रॉफिट कितना है 37,500 करें अभी फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे 2,500 बेचते हैं 120 रुपये में, तो मेरा प्रॉफिट इससे ज़्यादा होगा ना कम होगा। अगर मेरा कुछ भी प्रॉफिट में ऐड हुआ वहाँ से तो आराम से हम बेच सकते हैं, नहीं बेचे तो कुछ नहीं, बेचे ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा तो बेच सकते हैं आराम से ना। तो ऑफर प्राइस फॉर इतना, इसका कितना है, इस ऑफर प्राइस कितना दे रहा है हमको 120 रुपया, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 85, तो कितना बच रहा है तभी 120 माइनस 85 दैट इज 15 प्लस वहाँ पे 20, 35 रुपया बच रहा ना। तो 35 रुपये से मेरा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में काम में देगा ना। तो देखो तुम्हारा प्रॉफिट कितना से बढ़ जाएगा 35 इंटू 25, देखो 87,500 से बढ़ जाएगा ना प्रॉफिट, बिकॉज इतना तुम फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लेगा। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है तुम्हारा, फर्स्ट सिनारियो में हो जा रहा है, तो तुम्हारा प्रॉफिट देखो इतना से बढ़ जाएगा 87,500 इंटू 37,500, देखो आ जा रहा है 1,25,000। 35 इंटू
बेस कितना रहा है 2500, कितना आ रहा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा 87,500 आ रहा है, तो वही तुम्हारा प्रॉफिट में ऐड होगा ना, लाइक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम बोले, एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो वहीं से आ रहा होगा ना। अभी प्रॉफिट आ रहा 25,000, 30, अभी प्रॉफिट आ रहा 37,500, उसमें तो प्रॉफिट हो जाएगा 1,25,000। कैसे, जो एक्स्ट्रा आया तुम्हारा, बिकॉज 2500 अगर बेचे, 2500 इंटू एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना 120 माइनस, सॉरी 120 माइनस 85, 120 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना 85, तो कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा 35 रुपये करके, तो 35 इंटू 25 करो 87,500 आएगा। तो फायदा है कि नहीं? तो तुम बस ये, तुम अगर ये नहीं भी करेगा तो डायरेक्टली बोल पाएगा, बट करके दिखाना हमको, ठीक है। जहां पे भी तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा पैसा मिल रहा है वेरिएबल कॉस्ट से, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, यू शुड एक्सेप्ट इट, बिकॉज फिक्स कॉस्ट उतना से तो एटलीस्ट रिकवर होगा ज्यादा, ऑलरेडी रिकवर कर चुका है तो ठीक है स्टिल, तो तुम्हारा प्रॉफिट, अगर फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर होगा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगा मेरा, देखो वही हो रहा है। तो नाउ सेल्स वैल्यू कितना 10 इंटू 10, 150 का अलग, 7,500 इंटू 150 और 2,500 इंटू 120, तो ये हो गया। वेरिएबल कॉस्ट 85 करके 10,000, 7.5 प्लस 10, ये हो गया। कंट्रीब्यूशन इतना, फिक्स कॉस्ट तो वही सेम है 4.5 लाख, तो प्रॉफिट बढ़ गया ना 1,25,000। तो अगर इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, सेलिंग, यहीं पे करो, सेलिंग प्राइस तुम्हारा कितना आया, यहाँ पे दो पार्ट में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 120 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 85 रुपीज, इसी का बगल में कर, यहाँ कितना है कंट्रीब्यूशन 35, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा मेरा 87,500, करेक्ट, कितना 2,500 इंटू 35 रुपया। फिक्स कॉस्ट कितना आया नील, तो प्रॉफिट कितना आया 87,500, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 1,25,000। इस फॉर्मेट में करना और भी बेस्ट है। आगे नहीं, तुम क्या करना, ये बार निकाल लो एग्जिस्टिंग, अब यहाँ पे करने ला कि स्पेशल ऑर्डर से तुम्हारा कितना आया कंट्रीब्यूशन, तो दोनों को जो लो प्रॉफिट आ गया 1,25,000, ठीक है। तो दैट कब एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यस एक्सेप्ट करना चाहिए। नाउ 2 नंबर क्या दिया, सपोज द प्लांट कैपेसिटी वाज 9,000 मेडल, इंक्रीज इंस्टेड ऑफ 10,000 मेडल। अभी तुम्हारा कैपेसिटी जो है 10,000 था, बोले तुम कोई बात नहीं तुम कर ले रहे पूरा, अभी कितना है 9,000 है ईच मंथ ना। स्पेशल ऑर्डर मस्ट बी टेकन आइदर इन फुल या फिर रिजेक्ट टोटली। तो अगर स्पेशल ऑर्डर हम लेंगे तो मेरा क्या करने पड़ेगा, प्रोडक्शन तो मेरा ऑलरेडी हम बनाते हैं, मार्केट में डिमांड कितना है 7,500, तो मेरा क्या होगा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आइदर हमको, यहाँ तो क्वेश्चन ने बोला नहीं फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, आइदर हमको क्या करने पड़ेगा, मेरे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कम बनाने पड़ेगा, कमाने पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। तो तब हमको देखने, अगर हम इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को उतना से कम, कितना से कम करने पड़ेगा हमको 1,000 से, 9,000 माइनस 1,000 से कम करने पड़ेगा ना, अभी तो 6.5 हो जाएगा, तो 6.5 बनाएंगे हम, वहाँ पे 2.5 बनाएंगे, तो क्या दो सिनेरियो तेरे पास है। अगर ओनली 7.5 बनाते, स्पेशल ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया फुल, तो ओनली 7.5 बनाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, तो तुम्हारा कैसे प्रॉफिट आ रहा है 37,500। तो अगर हम स्पेशल ऑर्डर को लेते हैं तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा 6.5 से कितना आएगा, और वो जो एक्स्ट्रा स्पेशल ऑर्डर से कितना आएगा, स्पेशल ऑर्डर का प्रॉफिट को दोनों मिला के देख लेंगे, प्रॉफिट बढ़ा तो ठीक है। तो देखो वही यहाँ पे भी क्या होगा, देखो तो 6.5 हो जाएगा ना मेरा, और ये 2,500, तो बस सेल्स देख लो, वेरिएबल कॉस्ट 85 करके, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट 60,000 हो रहा। तो अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो ओनली हम 7,500 बनाएंगे तो 37,500 हो रहा है, एक्सेप्ट किया तो मेरा बढ़ रहा ना प्रॉफिट, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। समझ में आया, सब प्रॉफिट से हम डिसीजन ले रहे हैं, क्लियर, कुछ है बस समझने का है, जो समझ में नहीं पाएगा उसके लिए बहुत कुछ होगा, ये भी QTR में जाना। अब देखो मेक और बाय डिसीजन नेक्स्ट क्लास से हम कराएंगे, ठीक है। मेक और बाय डिसीजन अभी इस जितना हुआ इसको बेस करके स्कैनर वगैरह में जो भी क्वेश्चन है या फिर इसका लास्ट में जो होगा एक्सरसाइज को देख लेना, ठीक है। कोई डाउट नहीं सर, इस अगर 2 नोट्स अगर हमको यहाँ पे लिखाना है स्पेशल ऑर्डर के ऊपर और इसके ऊपर, अगला क्लास में लिखा देना शुरू, अभी तो हमको जानने भी होगा ऑफिस फंसा के, ठीक है। इसको एंड कर दो, इसका नोट्स छोटा सा लिख ले, वो जो मैं नोट्स क्या करना है स्पेशल ऑर्डर के केस में क्या करना है कि वी शुड चेक ओनली if the variable cost is, if the selling price is more than variable cost, then extra contribution will be there to help to increase the bottom line of profit.
तो बस अब दोनों सिनारियो में कंपेयर करके देखना है कि अगर नहीं होता तो प्रॉफिट क्या होता है, अगर होता तो प्रॉफिट क्या होता है। जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है सर तो एक बार फिर से बोलिए। एक तो तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी हम डिसीजन लेंगे। हम्म। तो प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो, जब मेरा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा, वेरिएबल कॉस्ट से जब ज़्यादा मेरा आएगा। हम्म। तो हम दोनों सिनारियो में देख लेंगे कि अगर इस स्पेशल ऑर्डर नहीं होता तो क्या प्रॉफिट होता, इसका वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, या फिर फुल रीजन पार्ट रीजन वाला केस भी वही होगा तुम्हारा। ठीक है। ठीक।